हेलो एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग विद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और जूल्स हीटिंग लॉ। तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से, मान लिया कि ये एक कंडक्टर है एस बी, अगर हम इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो कुछ टाइम के बाद ये गर्म हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हम इस तरीके से देंगे इसकी कि इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू अ कंडक्टर आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम हॉट। तो यही है जूल्स हीटिंग लॉ। तो हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी थी, या फिर हम बोले कि इसमें हमने एक बैटरी लगाई। तो बैटरी लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, यहाँ से दी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये कंडक्टर गर्म हो गया, इसका मतलब है ये कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है। कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो इस H को हम लिखते हैं, H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर R इंटू टी। यहाँ पे I क्या है, जितना हम करंट दे रहे हैं। तो अगर कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है I, इसका रेजिस्टेंस है R, और कुछ टाइम के लिए आफ्टर सम टाइम इट बिकम हॉट। तो कितने टाइम के लिए हमने करंट पास करवाया, मान लिया टी टाइम के लिए करंट पास करवाया है, तो कितनी हीट मिलेगी यहाँ से, आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर, R ये रेजिस्टेंस, और टी है टाइम। तो इतनी हीट एनर्जी हमें मिलती है। अब इसके यूजेस कहाँ हैं, तो यूज़ इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर जैसे इलेक्ट्रिकल रोड है ना, या गीज़र है, टोस्टर है, प्रेस है, तो इन सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। इस मतलब लो को यूज़ नहीं करते हैं, ये जो एक लो हमने डिफाइन कर दिया है, तो ये कि हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं, इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं हीटर में, रोड में, गीज़र में, टोस्टर, प्रेस, इन सारी चीज़ों में। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो अब जैसे कि अब मैं बताती हूँ कि ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हुई है हीट में, तो किस तरीके से, है ना, हाउ, या फिर है ना हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी में ये कैसे कन्वर्ट होती है। अब एक हमने कंडक्टर लिया, एस बी कंडक्टर है, ये है एस बी, हम इसको बढ़ा करके देख रहे हैं। तो कंडक्टर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब थोड़ा सा हम आयंस को समझते हैं कि आयंस क्या होते हैं। देखो जैसे कि एक एटम है, ये मान लिया एटम है, तो एटम में क्या क्या होते हैं, एटम में होते हैं न्यूट्रॉन, है ना, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। तो क्या होता है कि यहाँ पे है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है 0, ये होता है प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस ई, है ना, माइनस ई, इतना चार्ज होता है। तो अगर मान लिया कि एक एटम हमने देखा, उसके पास है 4 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है। अगर 4 प्रोटॉन हैं तो किसी भी एटम में उसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 प्रोटॉन थे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। वैसे तो हम शेल बनाते हैं, पर यहाँ पे आप ये समझ लें कि इसके बाहर है, मान लिया कि 4 एटम थे, 4 प्रोटॉन थे, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, प्लस का 4e होगा, और ये क्या है, माइनस का 4e होगा। टोटल कितना होगा, 4e माइनस 4e, 0 होगा नेट चार्ज। अब क्या हो कि अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक आपने निकाल दिया, तो कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल का चार्ज कितना होगा, 4e माइनस 3e, एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, कितना है, नेट चार्ज हो गया e, तो प्लस e होगा। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर ये है एटम, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही चार्ज आ गया इसको हम बोलते हैं आयन। या फिर दूसरे तरीके से समझते हैं, इसके ऊपर 4e चार्ज था न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पे माइनस 4e, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो 4e माइनस 5e कितना बचेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो आयन होता है पॉजिटिव साइन के साथ आयन बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, चार्ज आ जाता है, ये भी क्या है, आयन है। नेगेटिव चार्ज वाले एनायन होते हैं और ये होते हैं कैटायन। अब ये है क्योंकि एस भी क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब है कि यहाँ पे एटम है। अब ये एटम ये एटम है
और इसमें कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होंगे वो होंगे फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये एटम था मान लिया, है ना, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बाहर घूमना शुरू हो जाए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी है, एक इलेक्ट्रॉन मान लिया इसका आ गया, निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज, इसका निकल गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसका निकल गया पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या बचे, आयन बचे और फ्री इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब तक इसके ऊपर हमने बैटरी नहीं लगा रखी, बैटरी नहीं लगा रखी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्रीली घूमते रहेंगे, इधर उधर घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्मल मोशन, है ना। जब बैटरी नहीं लगाई है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल मोशन। तो और ये रैंडम होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हों, कुछ इधर जा रहे हों, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, इस तरीके से मूव करते रहेंगे। अब है जब हमने इसके ऊपर बैटरी लगा दी, तो जैसे ही हम इसके ऊपर बैटरी लगाएंगे तो बैटरी में क्या है कि ये है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये है हाई पोटेंशियल। तो ये एंड पे हाई पोटेंशियल, ये एंड पे लो पोटेंशियल, लो और हाई। तो जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये जैसे मूव करेंगे तो चलते चलते ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, अब ये इस आयन के साथ टकरा गया, ये टकराया तो इसमें ये आयन क्या करेगा, ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। ऑसिलेट क्यों होना शुरू करेगा, क्योंकि मान गया कि ये है राम है, खड़ा हुआ है, अब शाम है, भागता भागता आ रहा है, शाम है, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब भाग रहा है, तो एकदम से ये इसके साथ टकरा गया तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ेगा तो ये गिर भी सकता है या फिर हो सकता है संभल जाए, पर थोड़ा सा ये हिलेगा अपनी पोजीशन से। तो अब आयंस के साथ भी क्या, आयंस के साथ भी सेम चीज़ है, वैसे तो ये फिक्स्ड होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो अपनी मीन पोजीशन पे ये जहाँ पे फिक्स है उस पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देते हैं। आयन है ये, तो ये इधर उधर मूव करना शुरू कर देगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। तो ये टू एंड फ्रो मोशन की वजह से अब ये मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आयंस के पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी मटेरियल की, है ना, जैसे ही इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इनके आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ कंडक्टर का, तो इसका मतलब ये गर्म हो रहा है। तो ये इस तरीके से होता है कि कमर्शियल यूनिट, क्योंकि हम लाइट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई यूनिट होगी कि किस रेट पे हम इसका बिल पे करते हैं। तो अब जैसे कि हम क्या उसको हम बोलते हैं कि कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ये होती है 1 किलो वाट आर। तो किलो है तो इसका मतलब इसको हम 1 इंटू किलो के नाम का 1000 लिख सकते हैं, वाट इंटू 1 आर, इसमें सेकंड कितनी होती हैं 3600 सेकंड। तो ये बन गया 3.6 इंटू 10⁻6 और 6 जूल। तो एक और चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो अब ये हो गया, इसके बाद चलते हैं और फिर से फॉर्मूला हमें पता है कि कितनी वैल्यू होगी, I² इंटू R इंटू T, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। अब है हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे हमने एक कंडक्टर बना रखा है, तो कंडक्टर इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो कंडक्टर था S और B। तो इस कंडक्टर में का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मान लिया इसका रेजिस्टेंस है R, और हमने T टाइम के लिए इसमें करंट पास करवाया है ना। तो एक और चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम नॉर्मली Q/T भी लिख सकते हैं। अगर हम Q की वैल्यू देखेंगे तो Q क्या होता है, I इंटू T होता है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क डन है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे डायरेक्टली मैंने लिखा था H = I² RT, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये कैसे आया I² RT। तो एक चीज़ हमें पता है, क्योंकि हीट मतलब कि एनर्जी है ना,
कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। लेकिन आई कहाँ से है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल दें तो इसका मतलब उसको हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी हमें पता है कि किसके इक्वल होती है, वर्क डन के, है ना। तो वर्क डन के इक्वल। तो वर्क डन क्या है, कौन सा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या है, वर्क डन हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, लिख सकते हैं इसको एफ डॉट डी। तो वर्क डन है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर दो चार्जेस हैं, एक क्यू है एक छोटा क्यू है, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आता है, एफ इक्वल टू के क्यू 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 डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस मान लिया इनके बीच की है डी, तो ये डी स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो इस पॉइंट पे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के इंटू कितना चार्ज है, क्यू है, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो अब अगर इन एफ में और ई में रिलेशन देखें तो के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये तो ई के इक्वल है। तो इसमें सिर्फ क्यू नहीं है, क्यू इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि डी से रिप्रेजेंट करे हैं। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि ई लिख लिया, तो वी क्या होता है, वी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल है, के क्यू डिवाइडेड बाय डी इसका इक्वल होता है। अब देखें अगर के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है ना। तो अगर हम डी से मल्टीप्लाई करें और डी से डिवाइड करें तो ये बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू डी। के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। तो वी को हम लिख सकते हैं ई इंटू डी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ई इंटू डी क्या है, पोटेंशियल, क्यू इंटू वी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आ गई क्यू इंटू वी के इक्वल। अब Q की वैल्यू हमने लिखी थी I इंटू टी, तो Q हम लिख सकते हैं I इंटू टी इंटू वी, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है T इंटू आई इंटू वी होगा। अब देखें कि जो ओम्स लॉ है ये हमने पढ़ा था क्लास में, ओम्स लॉ इक्वल टू है V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम इस V को लिखते हैं I इंटू आर तो ये क्या बनेगा, आई आर इंटू आई इंटू टी। तो इसको हम लिखेंगे I यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल है। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो हीट एनर्जी भी किसके इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, जो कि हमने स्टेटमेंट में लिखा था। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने एक अलग तरीके से लिखा हुआ है जैसे बुक में, तो उसी को मैं लिख के बता रही हूँ कि क्या है। तो एक और टर्म होती है पावर। पावर क्या होती है, पावर होती है जितनी एनर्जी है और जितना टाइम है, ई डिवाइडेड बाई टी। पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल टू ई इंटू टी है, तो E को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यह है एनर्जी, यह है टाइम और यह है पावर है। तो E को हम लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम में, है ना। तो पावर क्या होती है, वाट में कन्वर्ट करते हैं, वोट में इसको लिखते हैं, ये होते हैं वाट इंटू, ये है टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो एनर्जी क्या होगी, वोट इंटू सेकंड। और ये किसके इक्वल होती है, जूल इक्वल टू वोट इंटू सेकंड है, ये होगा। और या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट जितना वर्क करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो रेटिंग आप समझना, मान लिया कि जैसे घरों में हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि 0 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है, कितना है। तो अब जैसे कि मान लिया 100 वोल्ट लिखा हुआ है, 100 वोल्ट 250 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब है कि अगर इस किसी भी बल्ब का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर बल्ब को 250 वोल्ट दे दी जाए वोल्टेज, तो वो 100 वोट पावर कंज्यूम करेगा। 100 वोट पावर कंज्यूम करने का मतलब क्या है, 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अब जैसे कि मान लिया हमें रेटिंग पता है ना, तो रेटिंग से हम किसी भी अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जो हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हीटर में यूज़ कर सकते हैं, रोड में यूज़ कर सकते हैं, प्रेस में यूज़ कर सकते हैं, गीज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, हम एक वायर जैसे कि एक वायर नॉर्मली इस तरीके से स्प्रिंग के फॉर्म में लपेटे होते हैं। तो स्प्रिंग के फॉर्म में हम क्यों यूज़ करें, स्ट्रेट वायर भी तो यूज़ कर सकते थे। अगर हम स्ट्रेट वायर यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि हीट प्रोड्यूस नहीं होती। अब क्या है, जितनी लंबी वायर उतनी ही ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा। अब स्प्रिंग में अगर हम लपेट देंगे इसको तो ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बेस्ट सूटेबल जो तरीका है वायर को यूज़ करने का वो यही है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन या फिर जैसे हम नॉर्मली प्रेस बोलते हैं, है ना। तो अब जो इलेक्ट्रिक आयरन होती हैं ये ऑटोमेटिक हो सकती हैं या फिर नॉन ऑटोमेटिक हो सकती हैं। तो ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और आजकल तो वैसे भी ऑटोमेटिक ही आती हैं। तो अब जैसे कि टेम्परेचर अगर अपने आप कंट्रोल हो जाता है तो वो होते हैं ऑटोमेटिक, और अगर टेम्परेचर नहीं हो रहा है अपने आप इतना कंट्रोल तो उसको नॉन ऑटोमेटिक बोलते हैं। अब जैसे कि इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन होती कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आप देख रहे होते हो ना, जो प्लेट आपको जो कपड़ों के साथ टच होती है, तो वो प्लेट क्या होती है, वो होती है सोल प्लेट। तो सोल प्लेट क्या है, थिक होती है ना, ट्रायंगुलर हो सकती है या फिर ये क्रोमियम प्लेटेड होती है ना। तो क्रोमियम प्लेट क्यों होती है, क्योंकि अगर सिंपली हम आयरन की यूज़ करेंगे तो उस पर रस्टिंग हो सकती है। तो ये रस्टिंग ना हो इसीलिए क्रोमियम प्लेटेड होती है। और ये जो डिज़ाइन है ना, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप की ही क्यों बनाते हैं, तो इस नॉर्मली क्या है कि जैसे खड़ा कर सकते हैं प्रेस। जो ये प्लेट होगी, जो प्लेट है सोल प्लेट, इसके ऊपर एक नॉन स्टिक कोटिंग भी होती है ताकि वो कपड़ों के ऊपर चिपके ना। है इसमें प्रेशर प्लेट। तो सोल प्लेट है, जैसे कि ये है सोल प्लेट, तो सोल प्लेट के ऊपर ही एक होती है प्रेशर प्लेट। तो बिल्कुल जैसे सोल प्लेट है उसी की शेप की होती है प्रेशर प्लेट। तो उसके ऊपर प्रेशर डालना है इसलिए हम इसके ऊपर प्रेशर प्लेट डालते हैं, और प्रेशर प्लेट को और सोल प्लेट को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे उसके ऊपर हम नट की हेल्प से हम उसको इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तीसरा है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट, तो सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट, ये सोल प्लेट है ये प्रेशर प्लेट है और इनको हमने जोड़ रखा है। इन दोनों के बीच में एक होता है हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट का क्या है कि एक होती है मीका शीट, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में मीका शीट है, तो या माइका शीट भी बोलते हैं इसको। तो माइका शीट के ऊपर, तो इस माइका शीट के ऊपर ये वायर लपेटा हुआ होता है। जैसे माइका शीट है मान लिया, तो इसके ऊपर हम वायर लपेट देंगे। एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, कंडक्टर है ये, है ना, वायर में जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये वायर गर्म हो जाएगा। ये वायर गर्म होगा तो क्या होगा, तो ये क्योंकि सोल प्लेट के और प्रेशर प्लेट के बीच में रखा हुआ है तो ये गर्म होगा बीच वाला, तो सोल प्लेट भी गर्म हो जाएगी और आप फिर आयरन कर सकते हो कपड़ों को। तो अब जैसे और इसमें क्या करते हैं कि एक ये एंड है और दूसरा ये एंड है, इन दोनों एंड्स को हम जैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया था, ये कंडक्टर लिया था, एक एंड ये है, एक एंड यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये दोनों एंड्स हैं, इनको हम सप्लाई दे देंगे और ये गर्म होगा, सोल प्लेट को गर्म करेगा और पर्पज़ पूरा हो जाएगा। तो अब इसके बाद है कवर प्लेट। तो कवर प्लेट क्या है, जैसे हमने सोल प्लेट ली, फिर प्रेशर प्लेट ली, हीटिंग एलिमेंट है, तो इन सारी चीज़ों को हम कवर कर देते हैं, टोपी बना लेते हैं। तो इस जो उसके ऊपर हमने इसको फिट कर रखा होता है, तो यही है। और सारे इंटरनल पार्ट्स को ये कवर कर लेता है। और इसके ऊपर एक हैंडल भी, जैसे हम पकड़ के प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर हैंडल होता है और कनेक्टर होता है कि पूरा यूँ अटैच कर दिया हमने। इसके बाद है थर्मोसेट। थर्मोसेट का मतलब, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, सेट मतलब हमने सेट कर दिया।
तो अब जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है कि फिक्स करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये मतलब कोई किसी भी टेम्परेचर पे ये चला जाए, तो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रही है ना। हम कपड़े पे प्रेस कर रहे हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मोसेट। अब ये चीज़ आपको पता होगी कि रेगुलेटर एक थोड़ा सा राउंड गोल गोल सा एक बटन होता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम सेट कर देते हैं कि इतना ही मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल डायल। तो ये थर्मोसेट के साथ अटैच होता है। अब उसके बाद है जैसे हैंडल है, तो हैंडल को लकड़ी का बनाएंगे या फिर प्लास्टिक का बनाएंगे, क्योंकि लकड़ी या वुड या फिर प्लास्टिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो अगर ये कंडक्टर होंगे तो फिर करंट लगेगा हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वुड का या फिर प्लास्टिक का बनाते हैं। आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक कोड है। तो जैसे हमने ये प्रेस बनाई, ये अपनी सोल प्लेट है, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट है, बीच में एलिमेंट है, फिर हमने इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दी, थर्मोसेट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम इसमें करंट पास नहीं करवाएंगे तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम जब तक सप्लाई में नहीं लगाते हैं प्रेस को, तो प्रेस भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक कोड होती है, जैसे हम डोरी वायर है ना। तो ये होगा कंप्लीट। इसके अलावा एक इंडिकेटर भी होता है ना, तो हम इंडिकेटर भी लिखेंगे। तो इंडिकेटर मतलब कि जैसे आपने प्रेस बनाई, तो प्रेस के ऊपर ऑन करेंगे तो एक छोटी सी लाइट होती है, तो वो लाइट ऑन हो जाती है, और ऑफ है तो वो ऑफ हो जाती है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर, जिससे हमें पता चल रहा है कि प्रेस ऑन है कि ऑफ है। तो अब इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें, तो वर्किंग में क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, सप्लाई दी हमने, ये जो वायर ले रखी, इससे इसको हमने प्लग कर दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी में प्लग कर दिया। और यहाँ पे जो वायर है, वायर की हेल्प से, वायर कहाँ पे अटैच्ड है, ये है माइका शीट के ऊपर जो हमने वायर लपेट रखा, वायर बाउंड कर रखा है, तो इसके साथ ये अटैच है। ये वायर में करंट जाएगा, वायर में करंट जाएगा, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो थोड़े टाइम बाद ये गर्म हो जाएगा। ये गर्म होगा तो सोल प्लेट गर्म होगी। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।